हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग भारत का महत्वपूर्ण जो जीके है इसके बारे में हम लोग आज करेंगे, वो जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। तो हम सभी जो भारत से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वह लेकर आए हैं, तो हम इसको आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कितना लंबी वीडियो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि भारत से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। आगे चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप लोग दूसरा स्थान बताइएगा। बहुत से लोग कहेंगे कि पहला स्थान है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अभी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो अभी भी भारत का दूसरा ही स्थान है। तो अभी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का ही दूसरा स्थान है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सर्वोच्च स्थान हो गया, मतलब पहला स्थान हो गया है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर सर्च करिएगा इसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो यह श्रीलंका देश से अलग करता है। आगे चलते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, भारत और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो यह 3214 किलोमीटर है, जो कि उत्तर से इस तरह जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है यह 3214 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो यह 2933 किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है ये ऐसा क्वेश्चन। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है मध्य अंडमान है। जो मध्य अंडमान जो है वह मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो यह अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो यह अरब सागर में है। आगे चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, मतलब 2.4% है। आप लोग 4.2% है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है? तो विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 17% जो भारत में संख्या निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए यह गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इतने राज्य हैं, आप लोग इसको याद रखिए। इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें संख्या पूछेगा तो 8 संख्या थे ना। कर्क रेखा जो है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग ये सीक्वेंस में है ऐसे याद कर सकते हैं। पहले गुजरात इस साइड से चलेंगे तो पश्चिम से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये सीक्वेंस में ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच में 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। आगे चलते हैं, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से जो है वह भारत की दक्षिण छोर की जो दूरी है यह 876 किलोमीटर है। आप लोग इसको याद रखिए, जो भूमध्य रेखा है उससे पूछ रहा है तो ये 876 किलोमीटर दूरी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है यह 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। आप लोग इसको याद रखिए। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो द्वीप समूह सहित कितनी है? तो यह 7,516 किलोमीटर है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो जितने तट रेखा से संबंधित राज्य सटे हैं समुद्र से वह कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। कौन कौन है? पहला गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह 9 राज्य हैं जो भारत में समुद्री तट रेखा है वह राज्य सटे हैं समुद्र से, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात राज्य की सबसे तट रेखा लंबी है। आगे चलते हैं। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो भारत की जो स्थल सीमा है यह सबसे ज्यादा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार जो है यह प्राचीन है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई अक्साई चीन है, जो वह चीन के हिस्से में है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो चीन के अधिकार में है। आगे चलते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में जो शीत मरुस्थल है वह कौन सा है? लद्दाख है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो यह बांग्लादेश के साथ है। न्यू मूर द्वीप के साथ जो भारत का विवाद है वह बांग्लादेश के साथ है। आगे चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में? यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बढ़ता है? तो यह 23.5 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 2 भागों में बांटता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह 23 डिग्री 3 मिनट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है तो कौन सा राज्य है? जो समुद्र कौन सा है? त्रिपुरा है। आगे चलते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी जो द्वीप हैं वह प्रवाल उद्गम के हैं। कैसे हैं? प्रवाल उद्गम के द्वीप हैं। आगे चलते हैं। मैकाल का पहाड़ भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का जो पहाड़ है वह भारत के किस राज्य में है? तो वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। आगे चलते हैं। भारत और चीन की सीमा जो स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं शेष हैं वह कौन से हैं? तो देखिए वह भारत और चीन की जो सीमा है जो कौन सा राज्य चीन से स्पर्श करते हैं? तो देखिए वह अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। यह 4 राज्य हैं जो कि चीन की सीमा से स्पर्श करते हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। यह सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? तो आदम का पुल यह भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह उत्तर प्रदेश है जो कि अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो स्वतंत्रता से पहले इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका जो सीमा निर्धारण किए थे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किए थे, जो कि इन्हीं के नाम पर यह रखा गया है रेडक्लिफ रेखा। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य है? तो यह सिक्किम है। सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान के इससे स्पर्श करता है, जो सीमा है वह लगती है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों राज्यों का क्रम क्या है? तो देखिए सब क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहले आता है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान या महाराष्ट्र। यह 3 जो बड़े राज्य हैं आप लोग इसको यह क्रम में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सतपूर्णा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपूर्णा की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो यह किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह सैंडल पीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार जो किन राज्यों में है? तो यह देखिए महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में। इतने राज्यों में 5 राज्यों में है आप लोग दक्कन का पठार, आप लोग इसको याद रखिएगा। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है यह तमिलनाडु राज्य में है। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो भारत के बीच जो
भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा जो बनी थी वह कब बनी थी? तो 15 अगस्त 1947 को यह बनी थी। 15 अगस्त 1947 को बनी थी। आगे चलते हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ यह दो राज्य कौन कौन से हैं? तो यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। यह दो राज्यों के तट पर है। आगे चलते हैं। पंबन द्वीप कहाँ पे है? तो पंबन जो द्वीप है वह कहाँ पे स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। आगे चलते हैं। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी यह 1896 में यह निर्धारित की गई थी। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो यह चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह तटीय झील है, आप लोग इसको याद रखिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है यह बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। कौन सी? बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है यह सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। यह खारे पानी की झील है, सांभर झील राजस्थान में है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील की पूछ रहा है तो यह इंदिरा सागर झील है। इंदिरा सागर झील है जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा याजोंग जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में गरसोप्पा या जोंग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कहाँ पे है? तो यह गंगोत्री जो है यह गंगा नदी का उद्गम स्थल है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक। नर्मदा नदी जो अमरकंटक के से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो वह किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। आगे चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो जलधारा है वह मेघना नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह डेल्टा बनाती है। आगे चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर जो नदी है यह बंगाल की शोक कही जाती है। ठीक। आगे चलते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यह नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। आगे चलते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद है यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिणी भारत के जो पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? यह नर्मदा नदी है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है तो टिहरी बांध है। ठीक ना। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और भारत का सबसे लंबा बांध है तो यह हीराकुंड बांध है। आप लोग इसको याद रखिएगा। हीराकुंड की बात करें तो यह सबसे लंबा है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह भाखड़ा नांगल परियोजना है। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे चलते हैं। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध जो है यह भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू या गाडविन आइस्टीन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है यह कंचनजंगा जो है भारत जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। आगे चलते हैं। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी पर्वतमाला है जो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो यह पश्चिमी घाट है जो कि सह्याद्री के नाम से जानी जाती है।
आगे चलते हैं। कार्डामम जो पहाड़ियाँ हैं, यह इसे इलायची की भी पहाड़ी कहा जाता है। तो कार्डामम जो है यह इलायची की पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। तो यह किस राज्य में है, आप लोग इसको याद रखिएगा, यह केरल राज्य में है, जिसे इलायची की भी पहाड़ी कहा जाता है। तो पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो यह केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। जो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किन राज्यों में है, किस राज्य में है, तो यह जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा। आप लोग भी इसको जानते रहिएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में, तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में है। ठीक। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो थालघाट जो दर्रा है यह जोड़ता है, थालघाट दर्रा। आगे चलते हैं। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यह भोर घाट दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा, भोर घाट दर्रा। भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी है, तो यह उष्ण कटिबंधीय मानसून है। आप लोग इसको याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय जो भारत की जलवायु है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो यह सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। मेघालय आप लोग इसको याद रखिएगा, मेघालय में होती है। आगे चलते हैं मासिनराम में। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है, तो यहाँ की जो पहाड़ियों की तरह आकृति है, इसके कारण क्या है, तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे चलते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। कहाँ पे होती है, तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। आगे चलते हैं। मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो भारत में जो सबसे प्रमुख वनस्पति है यह पतझड़ वन है, यह सबसे प्रमुख वनस्पति है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है, तो भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है, तो हरियाणा राज्य में सबसे अधिक कम वन पाया जाता है। अगर अधिक की बात करें तो आप लोग अधिक की बात करें तो एमपी लगाइएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है। आगे चलते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों को में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, तो भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था तो यह जिम कॉर्बेट नैनीताल में है, यह सबसे पहले स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट यह 1973 में शुरू किया गया था। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो यह मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो यह जलोढ़ मिट्टी है जो कि सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है, तो लाल मिट्टी का जो रंग है लौह ऑक्साइड के कारण जो होती है, लौह ऑक्साइड के कारण यह लाल मिट्टी का रंग होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो यह काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में कपास की उत्पादकता कपास की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि, यह खरीफ की फसल है। ठीक है, जो कि इसमें चावल जो होता है धान, यह खरीफ की फसल भी आता है। इसमें मक्का जो होते हैं, बाजरा होते हैं, ज्वार होता है, तिल होता है, यह खरीफ की फसल है। आगे चलते हैं। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल जो ठंडी में अब स्टार्ट होगी, नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होता है, तो यह गेहूँ होगा, चना होगा, मटर होगा, जौ, सरसों, आलू, यह रबी की फसल है। जायद की फसल कौन सी है, तो जायद की फसल जो है खरबूजा है और खीरा, ककड़ी। उसके बाद जो बोई जाती है यह अप्रैल के बाद जो बोई जाती है यह जायद की फसल बोई जाती है। ठीक ना। नकदी की फसल कौन सी है, नकदी की फसल कौन सी है, तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी,
जो है नकदी की फसल बोली जाती है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह चावल है। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस एन स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे चलते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में जो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आगे चलते हैं। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप थर्मल या थर्मल पावर प्लांट से, मतलब जो थर्मल पावर होता है उससे की जाती है। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ था? तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है यह अप्सरा है और ये से चालू किया गया था 1956 में। आगे चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ हुआ था यह तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ से शुरू हुआ था। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और वे किस नदी पे है? तो भारत की प्रथम विद्युत जल परियोजना जो है यह शिव समुद्रम में परियोजना है, जो कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी पे है। आगे चलते हैं। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर बना? तो यह 1875 ईस्वी में बना। यह कुल्टी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? कुल्टी पश्चिम बंगाल में बना। आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो स्टील क्षेत्र का कौन सा सबसे पुराना कारखाना है? तो ये टाटा आयरन स्टील कंपनी है, जो जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे पुराना कारखाना है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क जो सबसे अधिक पाया जाता है यह कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड राज्य में पाया जाता है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। द्वितीय योजना काल में लाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो द्वितीय योजना काल में लाए गए 3 नए कारखाने जो थे यह भिलाई, दुर्ग और राउरकेला, यह 3 कारखाने हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यह जो है NH7 राष्ट्रीय वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ठीक। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण क्रम कौन सा है? तो भारत का, यहाँ पे क्वेश्चन, 1 मिनट, हेलो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? NH44 कर लीजिएगा। ये NH44 होगा, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ और यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ जो कि यह उत्तर में से, उत्तर श्रीनगर से होकर यह दक्षिण कन्याकुमारी तक जाता है। यहाँ पे वाराणसी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? NH44 कर लीजिएगा। ये NH44 और यह वाराणसी नहीं होगा, यहाँ पे श्रीनगर लगा लीजिएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लगा लीजिएगा। NH44 की बात करता है। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग होगा NH44, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से होकर यह दक्षिण कन्याकुमारी तक जाता है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है, जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? तो भारत में सबसे प्रथम यात्री रेल जो चली थी यह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी प्रथम यात्री रेल। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब बनी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल जो बनी थी यह 1925 में विद्युत रेल बनी थी। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था 1912 में। आगे चलते हैं। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी इलाहाबाद और नैनी के बीच। इलाहाबाद और नैनी के बीच। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो यह फुर्सतगंज, जो उत्तर प्रदेश, फुर्सतगंज जो रायबरेली में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह फुर्सतगंज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। आगे चलते हैं। किस बंदरगाह को
भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगवारम बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश में है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो भारत देश में है विश्व का सबसे अधिक डाक। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, तो गोरखपुर का प्लेटफार्म है, जो यूपी में है, यह यहाँ का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। आगे चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो यह समझौता वे थार एक्सप्रेस है। समझौता या थार एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। आगे चलते हैं, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो कोंकण रेल मार्ग जो है किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो यह पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। आगे चलते हैं, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, तो यह कहलाता है कोलकाता। हल्दिया जो है यह समुद्री व्यापार के लिए जाने जाता पूर्वी द्वार है, आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। आगे चलते हैं, डॉल्फिन जोन नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो यह विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। तो डॉल्फिन जोन नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है, तो सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी वे पाक जलडमरू को जोड़ती है, ठीक ना। आगे चलते हैं, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है, तो यह कांडला बंदरगाह है जो ज्वारीय है। आगे चलते हैं, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो भारत में सार्वजनिक डाक सेवा प्रारंभ हुई थी 1837 में। कब हुई थी, 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई, तो जो वर्तमान डाक विभाग स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर को हुई 1854 को, जिसे हम लोग भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये है, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया, तो यह लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके शासनकाल में यह डाक टिकट सेवा यह चालू की गई थी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है यह सिक्किम है, ठीक। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो यह केरल है। कौन सा है, केरल है। आगे चलते हैं, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, जो यह केंद्र शासित प्रदेश है, जो सबसे अधिक साक्षरता वाला यह प्रदेश है। आगे चलते हैं, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है यह हरियाणा राज्य है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो यह केरल है, ठीक ना, यह केरल है। आगे चलते हैं, सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, जो सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे अधिक जन घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है। आगे चलते हैं, सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह अंडमान निकोबार है, जो सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना राज्य कब बना, तो यह 2 जून 2014 को यह राज्य बना। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने, तो गुजरात और महाराष्ट्र यह नए राज्य कब बने, तो यह 1 मई 1960 को बने थे। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना, तो यह 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब राज्य बना। आगे चलते हैं, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। और गोवा राज्य का गठन कब हुआ, तो यह 30 मई 1987 को 87 को हुआ था, 30 मई 1987 को यह गठन हुआ था। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को यह गठन हुआ था, नया राज्य बना छत्तीसगढ़। और उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। पहले छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद
उत्तराखंड बना। आगे चलते हैं, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, यह 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? तो मेघालय राज्य का निर्माण हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। आपसे फिर पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ? तो यह 1971 में हुआ था। मेघालय और हिमाचल प्रदेश एक साल आगे पीछे हैं, तो मेघालय 1970 में बना और हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य का निर्माण हुआ था 1987 में। कब हुआ? 1987 में। नागालैंड राज्य गठन कब हुआ? राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 को यह नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। आगे चलते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया था 21 जनवरी 1972 को यह पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जो जनजाति है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे चलते हैं, मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मिजो जनजाति है यह मिजोरम से संबंधित है। मिजो का मतलब मिजोरम, आप लोग इसको याद है। तो मिजो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है। पनियान वे इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान वे इरुल जो जनजाति है यह तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। आगे चलते हैं, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आओ जनजाति यह असम राज्य से संबंधित है। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। टोंडा जनजाति यह नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति है। समपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सोमपेन नामक जनजाति यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। आगे चलते हैं, ब्रहली व ढोलिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ब्रहली व ढोलिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दादरा एवं नागर हवेली जो है यह बरेली व ढोलिया जनजाति से संबंधित है। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो चकमा व हलमात वह किस राज्य की जनजाति है? तो त्रिपुरा राज्य की जनजाति है। आगे चलते हैं, ईश्वर का निवास स्थान किस राज्य को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान किस राज्य को कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है, जो इलाहाबाद को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पंजाब को कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है यह नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर है। जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर बना है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो 11,215 मीटर है। 11,215 मीटर है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन है, जो अलीपुर में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। तो आप लोग इसको याद रखें, जूलॉजिकल गार्डन है जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो कैंटिलीवर जो पुल है यह हावड़ा ब्रिज है, जो कोलकाता में स्थित है। कैंटिलीवर पुल है। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो मीनार है यह कुतुब मीनार है। कौन सी है? कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो गुफा मंदिर सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह एलोवेरा, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉरिडोर जो गलियारा है यह रामेश्वरम मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है। यह सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा स्थित है। ठीक है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, यह सबसे लंबी नहर है। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो पत्तन का मतलब है बंदरगाह, ठीक ना, बंदरगाह। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह लेह लद्दाख में स्थित है हवाई पत्तन। ठीक। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल जो है गोवा राज्य में है। सेंट कैथेड्रल गोवा राज्य में स्थित है।
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह कच्छ जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कच्छ जिला है। आगे चलते हैं। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है सबसे, यह ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है वीर अभय अंजयन हनुमान। यह सबसे ऊंची मूर्ति है जो हैदराबाद में स्थित है। आगे चलते हैं। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है यह सोनपुर मेला है जो बिहार राज्य में स्थित है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी किसकी है? गंगा की। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा यह स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है, पंजाब राज्य में। आगे चलते हैं। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो टीवी टावर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा तो पीतमपुरा है जो सबसे ऊंचा टीवी टावर है। आगे चलते हैं। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा न बनाने वाली यह नर्मदा नदी है। यह डेल्टा नहीं बनाती है और भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है जो डेल्टा नहीं बनाती है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो यह सियाचिन है, ग्लेशियर है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है युद्ध स्थल। ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत के कुल उत्पाद का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो यह कितने प्रतिशत? तो ये 98% होता है कोयले, गोंडवाना के कोयले से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो यह बिटुमिनस प्रकार का है। कैसा है? बिटुमिनस प्रकार का है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो यह 2 बार काटती है। तो यह माही नदी है जो भारत की नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे चलते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है, यह गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आप लोग इसमें अंतर है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो यह दामोदर नदी है जो जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन इतना ही था। क्वेश्चन खत्म हुए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोग के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।